नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला। तो पिछले लेक्चर में हमने, आपको पता होगा, अगर आपने पिछला लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो आप पहले हमारा पिछला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए, ये सारे पिछले लेक्चर चल रहे हैं जिसमें हमने बी की फॉर्म डिस्कस कर रहे थे कि बी का यूज़ किस किस फॉर्म में हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि बी प्लस एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है, बी प्लस नाउन ऑफ आइडेंटिटी यूज़ हो सकता है, बी प्लस वर्ब में आईएनजी यूज़ हो सकता है, और बी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगकर यूज़ हो सकता है। ठीक है, इन सब के हमने एग्जाम्पल्स देखे। अगर आपने नहीं देखे हैं ये वीडियो तो जाकर जरूर देखिए। पिछले वीडियो में हमने ख़त्म किया था कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो लगते सेम हैं लेकिन मीनिंग जिनका अलग होता है। जैसे हमने देखा था फ्री बर्ड और फ्रीड बर्ड में डिफरेंस, क्लीन क्लीन्ड, लोनली अलोन, रिमेंबर रिकॉल रिमाइंड, ये सब हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आज का चैप्टर क्या है, वहीं से शुरू करते हैं। मैं आपको इनकी खूब सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं। पिछले 25 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सबको मैं लेकर आया हूं। सबको से मतलब जितने भी मेजॉरिटी पॉसिबल थे और जितने भी फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमने अपने खुद के क्वेश्चंस बनाकर भी डाले हैं। तो मैं आपको बेसिकली क्या समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि कंसेप्ट को किस हिसाब से समझना है। जैसे आपने कोई वर्ड देखा कंफ्यूज, अब कंफ्यूज देखते ही आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? दो तीन चीजें आनी चाहिए। पहली बात, इसका नाउन फॉर्म क्या है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, इसकी वर्ब फॉर्म क्या है। दूसरी बात, वर्ब फॉर्म है तो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरी बात, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट या तो नहीं आएगा और आएगा तो प्रपोजिशन के साथ आएगा। क्लियर है? अब मैंने यहां से आपको और क्या बता दिया है, क्या क्या बता दिया है? अभी तक हमने यही बताया है। आज की वीडियो में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हैज हैव का रूल भी देखेंगे। क्लियर है? उससे आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी। जो आप पैसिव समझते हो ना कि पैसिव क्या होता है, वो पैसिव का आधा टॉपिक तो आपका यहीं क्लियर हो जाएगा विदाउट इवन रीडिंग द टॉपिक एक्चुअली। ठीक है, जो एक्टिव पैसिव का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसमें तो हम क्लास एक क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप बिना एक्चुअल में टॉपिक को पढ़े आप समझ जाएंगे कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। तो अब देखिए, आपको दिया हुआ है कंफ्यूज। अब आपको सेंटेंस दे दिए दो, आई विल बी कंफ्यूज्ड और आई विल बी कंफ्यूजिंग। क्लियर है? मैंने आपको एक चीज बताई कि बी के साथ अगर एडजेक्टिव लग गया, बी के साथ एडजेक्टिव लग गया, आई एम हैप्पी। क्लियर है? आई एम हैप्पी, तो यहां पर ये सेंटेंस खत्म हो गया। लेकिन अगर यहां पर बी प्लस एडजेक्टिव नहीं लगा है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। कैसे? कि बी प्लस आईएनजी अगर लग गया तो आपको देखना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इस तरीके से देखना पड़ेगा। अब इस चीज को समझिए कि यहां पर लगा हुआ है बी प्लस एडजेक्टिव। बी प्लस एडजेक्टिव लगने से क्या होगा, बी प्लस एडजेक्टिव लगने से फर्क क्या पड़ेगा? आई विल बी कंफ्यूज्ड विद द क्वेश्चन। अब समझिए कि आई हो गया आपका सब्जेक्ट, विल हो गया आपका मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हो गया। लेकिन इस बी के लिए ये कंफ्यूज जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर है? और अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये सेंटेंस एक हिसाब से कंप्लीट हो गया, आई विल बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, मुझे कंफ्यूज कर दिया जाएगा या मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि किस चीज के साथ। ठीक है, तो बी प्लस एडजेक्टिव आ गया। उसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट लगाने के लिए आपको प्रपोजिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बी प्लस एडजेक्टिव आ गया। अब आपका यहां तो काम ही खत्म हो गया है, तो सेंटेंस के हिसाब से कंप्लीट हो गया है। तो ये आगे वर्ब तो बची ही नहीं ना। और अगर इस हिसाब से देखें कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्शन पीछे की तरफ ट्रांसफर हो गया। अब आगे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्शन को आगे जिस पर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी? प्रीपोजिशन। क्लियर है? ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो अब तक आपको ये चीज टिप्स पर हो जानी चाहिए, उनको आप मूल मंत्र समझकर रख लीजिए। क्लियर है? तो अब हमने देखा कि विल बी कंफ्यूज जो है, अगर हमको क्वेश्चन जो नया ऑब्जेक्ट लगाना है तो उसके लिए हमने विद क्या है, मॉडल विद प्रपोजिशन हमने यूज कर लिया। लेकिन आई विल बी कंफ्यूजिंग, बी प्लस आईएनजी जब लगा है, बी प्लस आईएनजी जब लगा है तो ये वर्ब अभी चल रही है, और वर्ब अगर चल रही है तो ये एक्शन को आगे ट्रांसफर करेगी।
ये वर्ब जो है ये एक्शन को आगे ट्रांसफर करेगी, और आगे ट्रांसफर करेगी मतलब कंफ्यूज किया किस चीज को, तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब जो है ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है, तो यहां ऑब्जेक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कंफ्यूज करेगा किसको, मैं कंफ्यूज कर रहा हूंगा किसको। अब इसको जनरल सेंस में समझिए कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूंगा, एक्शन आगे ट्रांसफर हुआ, मतलब किसको कंफ्यूज कर रहा है, तो खुद को। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा या मुझे कंफ्यूज कर दिया जाएगा, तो यहां पर ये नहीं बोल रहा है किसको, यहां बोल रहा है किसके द्वारा। ठीक है, तो अगर यहां कोई इंसान होता तो हम बाय यूज कर लेते, यहां क्वेश्चन दिया है तो हमने विद यूज कर लिया। ठीक है, इन भी आ सकता है क्वेश्चन के लिए, वो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं कि विद कब आता है, इन कब आता है, वो हम एक्टिव पैसिव की डिटेल में जाकर करेंगे। क्लियर है, तो आई विल बी कंफ्यूजिंग माई सेल्फ विद द क्वेश्चन, कि अब मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट मिल गया अपना, कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, कि मैं खुद को कंफ्यूज कर रहा हूँ। अब अगर नया ऑब्जेक्ट लगाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं प्रपोजिशन ऐड करूंगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर होता है कंसेप्ट? तो यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब देखिए, शी इज ऑलवेज बिजी, है ना, शी सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी बी की फॉर्म हो गई, बी के बाद आपका एडजेक्टिव आ गया, वह कैसी है, वह बिजी है। क्लियर है, तो बी प्लस एडजेक्टिव आ गया। अब ये बिजी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब आ गया। क्लियर है, तो बी प्लस एडजेक्टिव आ गया, सेंटेंस खत्म, कंप्लीट हो गया, मेरी वर्ब तो है ही नहीं। लेकिन शी कीप्स, वह रखती है, क्या रखती है खुद को रखती है। अब आपने देखा कि सर ये बिजी क्या ऑब्जेक्ट है? अरे मेरे दोस्त, ऑब्जेक्ट पर आने के लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर आने के लिए क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। नाउन है, बिजी नाउन है। क्या का जवाब देता है, बिजी, या तुम कैसे हो, बिजी हो। ठीक है ना, जैसे तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बिजी हो, तो बिजी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव का प्लेस कहां होगा, अब एडजेक्टिव का प्लेस कहां होगा, कि मुझे कीप के साथ तो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, कि वर्ब तो ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगी। अब उस ऑब्जेक्ट पर मैं एडजेक्टिव को एनफोर्स करा रहा हूं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बहुत अच्छे से बताया, ये कंसेप्ट आप देख कर आइए, यहां हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, सेम एग्जांपल है, आई सॉ हिम बिजी का ही एग्जाम्पल है, और यहाँ भी सेम सा ही एग्जाम्पल है। क्लियर है, तो यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस आपको याद होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट पर एनफोर्स कराया जाए किसी एडजेक्टिव को, तो वो एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट के बाद आता है। अब हमने 4 चीजें पढ़ ली, अब हमारी एक चीज रह गई कि सर बी के बाद आपने प्रपोजिशन का यूज बताया था, कि बी के बाद प्रपोजिशन का यूज होता है, तो वो कब होता है, तो वो होता है 3 तरीके से, समझना। जनरली कोई क्वालिटी अगर आपको शो करनी है तो प्रपोजिशन एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। कैसे, जैसे राम लाइक्स मी, ये तो सिंपल हो गया कि राम सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स वर्ब हो गई, और मी ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपको दे दे राम इज लाइक मी, तो यहां क्या हो गया, इज बी फॉर्म हो गई, और बी फॉर्म के बाद ये लाइक क्या होता है, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है ना, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश, उसमें लाइक को हम प्रपोजिशन की तरह यूज करते हैं, कंजंक्शन की तरह यूज नहीं करते हैं। देखिए मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है कि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है, जैसे यहां किया है। अगर प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा। लेकिन अगर लाइक कंजंक्शन होता तो कंजंक्शन का यूज होता है, कंजंक्शन जो होता है ना, उस कंजंक्शन के बाद एक पूरा का पूरा सेंटेंस आता है। ठीक है ना, जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। देखिए, अगर लिखा हुआ है राम इज लाइक मी, ठीक है ना, और लिखा हो राम इज एज आई एम, राम ऐसा ही है जैसा मैं हूं, तो यहां पर एज क्या करेगा, ये कंजंक्शन का काम करेगा, क्योंकि कंजंक्शन के बाद पूरा सेंटेंस आता है, ना कि प्रपोजिशन आती है। क्लियर है, तो यहां पूरा सेंटेंस आ रहा है, मतलब एज क्या कर रहा है, यहां कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है ना, जैसे और देखिए, एक लिखा हुआ है आई प्ले लाइक कोहली, सिंपल सा सेंटेंस है, तो यहां लाइक क्या हो गया, प्रपोजिशन, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन यही अगर आपका लिखा होता कि आई प्ले लाइक कोहली डज या कोहली प्लेज, तो यहां लाइक क्या बन जाता, कंजंक्शन बन जाता। लेकिन हमारी जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसमें लाइक को प्रपोजिशन की तरह ही यूज किया जा सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
तो बी प्लस प्रपोजिशन हमने पढ़ा कि राम इज लाइक मी, तो यहाँ बी के बाद क्या आया, प्रपोजिशन आया। लेकिन ये प्रपोजिशन क्या कर रहा है, कोई क्वालिटी शो कर रहा है। राम कैसा है, राम मेरे जैसा है, ठीक है, तो वो क्वालिटी बता रहा है। इसलिए ये प्रपोजिशन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। समझिए, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके एडजेक्टिव बना रहे हैं। राम कैसा है, कैसा का जवाब दे रहा है ना, कैसा का जवाब दे रहा है प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिवियल फ्रेज। इसको बोलते हैं एडजेक्टिवियल फ्रेज, की एडजेक्टिव बना रहा है ये। क्लियर है? अब प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके एडजेक्टिव फ्रेज बना सकता है। जैसे यू आर इन कंफ्यूजन, एक होता है यू आर कंफ्यूज्ड और एक होता है यू आर इन कंफ्यूजन। तो तुम कैसे हो, तुम कंफ्यूजन में हो, तो ये आपकी एक स्टेट बता रहा है कि तुम कैसे हो, तुम कंफ्यूजन में हो, तो ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज बना रहा है। एक एडवर्ब की फ्रेज भी बता रहा है कि तुम कहाँ हो, मैं इस रूम में हूं, तो यू आर इन द रूम, तो उसमें अगर किसी प्लेस को डिनोट कर रहा है तो वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा कि तुम कहाँ हो। ठीक है, खैर अभी अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्लॉज एंड फ्रेज का हम पूरा एक चैप्टर लेंगे। जब क्लॉज एंड फ्रेज का चैप्टर जब आएगा तब आप इस चीज को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। अभी के लिए अगर आप देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, आपका पहले मिसलेनियस टॉपिक्स ले रहा हूं। पहले मिसलेनियस टॉपिक्स को समझने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब हम बेसिक टॉपिक्स पर उतरेंगे ना, तो आपको आधी चीजें तो ऐसा लगेंगी कि ये तो मैंने पहले ही पढ़ रखी हैं, ये कंसेप्ट तो मुझे पहले ही पता है, तो हम स्लोली पेसअप कर देंगे, चीज़ों को स्पीड अप कर देंगे। ठीक है, और जब आप समझेंगे कि अच्छा बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म थी, इसका यूज ऐसे होना था, इसका यूज ऐसे होना था, तो आप बहुत अच्छे से उनको क्लैरिफाई कर पाएंगे और कंसेप्ट को समझ पाएंगे। क्लियर है? इसीलिए मैं आपको पहले मिसलेनियस टॉपिक करा रहा हूँ। नहीं तो मैं भी कर सकता था, शुरू टेंस से कर देता कि राम आता है, राम जाता है, राम गया, इज आर एम वॉज वर। नहीं, मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि आजकल ये पेपर में आता भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो एक बार देखिए, साथ में बने रहिए हमारे साथ, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। आज हम हमारा नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है यूज ऑफ हैव। ये चलेगा 2-3 दिन। ठीक है, तो अब देखिए, इसको आज बेसिक समझिए, यूज ऑफ हैव। अब देखिए, हैव जो है जैसे बी था वैसे ही हैज हैव होता है, और जहां भी मैं बोल रहा हूं हैव, इसका मतलब है हैज, हैव, हैड और हैविंग, चारों तरफ अप्लाई होगा ये चीज। जैसे बी के केस में, जब मैं बी के बारे में बात कर रहा था तो मैं किस बारे में बात कर रहा था, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, बींग, 7 फॉर्म के बारे में बात कर रहा था, और बी तो मेन वर्ब थी। इसी तरीके से जब मैं हैव की बात करूंगा तो हैज, हैव, हैड और हैविंग, चारों की बात करूंगा। क्लियर है? अब देखिए, हैव का 2 फॉर्म्स में यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो आपको पता है हैज, हैव जो है हमने परफेक्ट टेंस में पढ़ा है, और परफेक्ट टेंस में जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपने पढ़ रखा होगा, 6ठी-7वीं में पढ़ा होगा टेंस। तो हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए सिर्फ हैव लिख रहा हूं मैं, लेकिन इसका मतलब हैज, हैव, हैड, हैविंग। ठीक है, परफेक्ट टेंस। और जब हैव मेन वर्ब के रूप में आता है तो जनरली वो क्या बताता है, पोजीशन के बारे में बताता है। आई हैव दिस, आई हैव दैट। अब आपने ये सुना बहुत होगा, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, लेकिन आपको इन सेंटेंस का यूज नहीं पता होगा कि ये एक्चुअल में इस तरीके से यूज क्यों हुए हैं। हैव को कहीं हम कैसे लगा रहे हैं, कहीं हम कैसे लगा रहे हैं। तो इसको समझिए कि अगर हैव मेन वर्ब है तो हैव के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव अ कार। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, एक पोजीशन बता रहा है। आई हैव वॉट से आपको समझ में आ गया कि यहां सब्जेक्ट की डिमांड तो हो नहीं सकती, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हैव के बाद ऑब्जेक्ट की डिमांड है, तो मतलब हैव जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। और इसी तरीके आई हैव अ ब्रदर, आई हैव 2 ब्रदर्स, तो ये क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। यहां भी हैव मेन वर्ब का काम कर रही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो हैज, हैव, हैड, हैविंग 4 फॉर्म होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती हैं और मेन वर्ब का काम कर सकती हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं तो इनके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब ये मेन वर्ब का काम कर रही हैं तो इनके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? देखिए, जब हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब तो आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, कर चुका हूं। ठीक है, इस तरीके से। अब एक चीज समझिए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आ रही थी ना,
तो एक्शन पीछे की तरफ ट्रांसफर हो रहा था, ऐसा मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन अब इसका इतना प्यारा एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको। आज मैं आपको एक ही टॉपिक पर बात करूंगा, सेलेक्ट, और इसके बारे में सारी चीजें बताऊंगा, तो समझिएगा। देखिए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हो रही थी वो एक्शन को पीछे की तरफ ट्रांसफर कर रही थी, ठीक है ना। लेकिन हैव की जो थर्ड फॉर्म होगी, हैव के बाद जो थर्ड फॉर्म लगेगी वो एक्शन को आगे की तरफ ट्रांसफर करेगी। किस तरीके से करेगी, देखिए इसके एग्जाम्पल्स बहुत प्यारे हैं, समझिए। आई हैव सेलेक्टेड, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने अभी क्या बताया, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है, ट्रांजिटिव वर्ब, समझना, ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है तो एक्शन को आगे की तरफ ट्रांसफर करेगी। तो देख लीजिए ना, आई हैव सेलेक्टेड, आई हैव सेलेक्टेड, मैंने सेलेक्ट कर लिया, किसको, तो ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा। लेकिन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्शन को पीछे की तरफ ट्रांसफर कर रही है। आई एम सेलेक्टेड, मैं सेलेक्टेड हूं, मुझे सेलेक्ट कर लिया है, तो ये क्या हो गया, एक्शन किस पर ट्रांसफर कर गया, आई पर। सेलेक्ट किसको किया है, मुझे, तो आई पर एक्शन ट्रांसफर हो गया, तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मुझे अगर कोई ऑब्जेक्ट जोड़ना है तो बाय द अथॉरिटीज, ठीक है ना, इस तरीके से मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को जोड़ूंगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पैसिव बोलते हैं। आई हैव बीन सेलेक्टेड, अब इस सेंटेंस को समझिए, दोनों चीजों का निचोड़ है यहां। आई हैव बीन सेलेक्टेड, देखिए आई सब्जेक्ट, हैव के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्शन को करेगी आगे ट्रांसफर। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन ने एक्शन को आगे ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर किया सेलेक्ट पर। अरे लेकिन ये बी बैठा हुआ है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्शन ले गया पीछे। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे पढ़ते हैं एक्टिव पैसिव, इस तरीके से पढ़ते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में निचोड़ निकालो इंग्लिश का कि इंग्लिश है क्या, एक्चुअल में लैंग्वेज ही तो है, तो लैंग्वेज को इस तरीके से पढ़ते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, हैव के साथ बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, हैव के साथ बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, हैव बीन आया, हैव के साथ बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, एक्शन फॉरवर्ड ट्रांसफर हुआ। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने से एक्शन फिर से बैकवर्ड ट्रांसफर हो गया। क्लियर है, ये बात होती है। अभी मैंने बात की बी फॉर्म के साथ ट्रांजिटिव वर्ब की, अब मैं बात करूंगा बी फॉर्म के साथ इंट्रांजिटिव वर्ब की, कि सर हैज हैव के साथ इंट्रांजिटिव वर्ब के केस में क्या होता है और बी के केस में इंट्रांजिटिव वर्ब के केस में क्या होता है। तो सर आपने बताया था कि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो एक्शन पीछे ट्रांसफर होता है, लेकिन बी के साथ अगर इंट्रांजिटिव वर्ब आ रही हो तो उसका एक्शन ट्रांसफर होता ही नहीं है, वो सेंटेंस ही गलत हो जाता है। बी के साथ इंट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है। लिख लो, दीवारों को रंग दो ये लिख लिख कर, बी फॉर्म के साथ इंट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है। कैसे सर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्लीप, सोना। क्या आप सोते हैं या आपको सुलाया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं ना उसे सुला दिया, अरे सुलाना नहीं होता, आप सुलाएंगे थोड़ी, आप तो उसे सुलाने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सोने का एक्शन तो वो खुद ही करेगा, सोने का एक्शन तो वो खुद ही कर सकता है ना, आप उसकी जगह सो नहीं सकते। तो स्लीप क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे, मैं सोया, मैं सोया, मैं सोया, मैं सोता हूं, क्या व्हाट का जवाब आया, व्हाट का क्वेश्चन पूछा, नहीं पूछा, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर है। अब देखिए, स्लीप इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, मतलब एक्शन होगा। देखिए मैंने आपको दो तरीके बता दिए इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के, एक उसके बाद ऑब्जेक्ट की डिमांड करें, मैं सोया, मैं सोया, मैं सोया, नहीं डिमांड कर रहा ऑब्जेक्ट की, तो मुझे पता लग गया इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा, एक्शन के होने का सेंस दे, करने का सेंस ना दे, जैसे मैं सोया है ना, मैं सोता हूं, तो ये एक्शन होने का सेंस है, मैंने कुछ किया नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग के जो धागे हैं ना उन सबको खोलिए, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे कि इसीलिए ही इज सेलेक्ट नहीं बोलते, ही हैज सेलेक्ट बोलते हैं। क्यों, समझिए कि सर बी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मुझे नहीं पता हो कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो मैं तो करूंगा एक्शन पीछे ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हो गया, उससे सुलाया गया है, तो क्या उसे सुलाया जाएगा या वो खुद सोएगा? खुद सोएगा ना। अब कितनी भी कोशिश कर लो सुलाने की, लेकिन इंसान के सोने का एक्शन तो वो खुद ही करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं। ही हैज स्लेप्ट सही होता है, वह सो गया है, वह सो चुका है। ठीक है, तो यहां पर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्शन आगे ट्रांसफर हुआ। इसलिए मैं सारी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ लिख रहा हूं, क्योंकि आज से अगर आप 6 महीने बाद देखें तो आपको वीडियोस बार बार ना देखनी पड़े, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हो। और पीडीएफ को अवेलेबल करने के लिए आपको क्या करना है कि हमारा जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जहां लिखा हुआ है ना इंग्लिश ग्रामर, मॉडल्स, लेक्चर नंबर दिस, इस तरीके से लिखा हुआ है, इसके बगल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स बना हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप खोलेंगे तो वहां आपको लिंक मिलेगी, टेलीग्राम की भी और फेसबुक की भी। उन पेजेस को ज्वाइन कर लीजिए और वहां हम सारी अपडेट्स आपको अवेलेबल कराते हैं। इसके साथ ही आपके एक नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए। उसके बगल में एक घंटी सी बनी होगी, उसको दबा दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आने लग जाए, आपको पता लग जाए कि अब ये चैप्टर आ गया, मेरा पढ़ने का वक्त हो गया है। और अगर चैप्टर पसंद आ रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रही है, दिमाग के धागे खुल रहे हैं, लग रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो लाइक जरूर कीजिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया, उसे सुलाया नहीं जाएगा, सोने का एक्शन उसे खुद ही करना पड़ेगा। अब मैंने आपको दो चीजें बताई, हैव एज अ मेन वर्ब और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब। हैव एज अ मेन वर्ब जब होगी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगी। तो आई हैव व्हाट, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, आई हैव व्हाट, सम प्रॉब्लम्स है। हैव यहां पर हो गई मेन वर्ब, और जब मेन वर्ब हो गई तो अपने बाद ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगी, ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगी। तो प्रॉब्लम्स आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सम क्या हो गया आपका, डिटर्मिनेंट की कितनी प्रॉब्लम है, थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आई हैव सम प्रॉब्लम्स, आई हैड सम प्रॉब्लम्स। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, यहां देखिए हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि मेन वर्ब क्या है, रिसीव। रिसीव मेन वर्ब है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा। क्लियर है दोस्तों, इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब नो वर्सेस नॉट, लेक्चर थोड़ा लंबा चलने वाला है, काफी देर हो चुकी है, तो लेकिन अब थोड़ा हम टाइमिंग को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट हमारा देखिए, नो वर्सेस नॉट। इस चीज को आपने आज तक सोचा है कि नो वर्सेस नॉट क्या है, नो का यूज कब होता है, नॉट का यूज कब होता है, कभी सोचा है? आज सोचिए और आज आपको क्लियर हो जाएगा कि नो का यूज कब होता है और नॉट का यूज कब होता है। देखिए मेरे दोस्तों, नो होता है एडजेक्टिव और नॉट होता है एडवर्ब। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नॉट और नेवर जो है ये एडवर्ब हैं, नो जो है आपका एडजेक्टिव है। मैं फिर से यही कहूंगा, अगर आपने नहीं देखा है इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर को सर्च कीजिए, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, नंबर 1 से शुरू कीजिए, नंबर 1 से, वहां से आपके धागे खुलने शुरू होंगे। और अब तक अगर आप सारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपके कंसेप्ट क्लैरिटी जो है इस लेवल की हो जाएगी कि आप कॉम्पीट करेंगे इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों से जो शुरू से इंग्लिश पढ़ते आए हैं। आई प्रॉमिस यू, ऐसा कर दूंगा मैं आपको कि इंग्लिश में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, एमबी पब्लिकेशन है, जो भी बुक आपको पढ़नी है, बीट एनीथिंग, आपको जो भी बुक पढ़नी है पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए जितने करने हैं। अगर डाउट आए ना तो मैं बैठा हूं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर ये डाउट है, तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नो आपका हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहां यूज होगा, नाउन से पहले। नॉट क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब कहां यूज होगा, एडजेक्टिव से पहले। सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इसीलिए हम बोलते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, इट हैज नो पॉसिबिलिटी। क्यों सर? अरे मेरे दोस्त, पॉसिबल क्या है, ये कैसा है, ये कैसा है, पॉसिबल है। तो पॉसिबल क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब। हो रहे हैं कंसेप्ट क्लियर? पॉसिबिलिटी, तुम्हारी पॉसिबिलिटी, मेरी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है, नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, नो, तो इट हैज नो पॉसिबिलिटी। इस तरीके से क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट। अब आज का लास्ट टॉपिक ये मैं बताता हूं आपको, देखिए इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर हम
नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप खुद बोलिए सेफ क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो ही इज नॉट सेफ, he is not successful, सच सच बोलिए, he is not free, he is not confirmed, it is not confirmed, it is not satisfied, I am not satisfied, it is not valuable, it is not painful। सारे एडजेक्टिव हैं, बोलकर देख लीजिएगा कैसा का जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और अगर एडजेक्टिव हैं तो इनके आगे एडवर्ब लग रहा है या नहीं लग रहा। सेम केस, ये सारे नाउन हैं, दोनों एग्जांपल मिलते हुए हैं। अगर सेफ एडजेक्टिव है तो सेफ्टी क्या है? नाउन, और नाउन है तो एडजेक्टिव। सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, सक्सेस नाउन। फ्री, फ्रीडम। कंफर्म्ड, कंफर्मेशन। सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन। वैल्यूएबल, वैल्यू। पेनफुल एडजेक्टिव, ये कैसा है? पेनफुल है, तो इसका व्हाट? इसका पेन। और जब पेन नाउन है तो क्या आएगा? एडजेक्टिव। इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है तो। ड्रीम पाठशाला जो चैनल लिखा आ रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारी प्लेलिस्ट को छान मारिए, आपको पूरी की पूरी सारी सीरीज मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपका कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अकाउंट्स पढ़ रहा है तो अकाउंट्स के सारे लेक्चर्स चल रहे हैं, और इस लेवल के चल रहे हैं। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की टॉपर आपको उन लेक्चर्स को ले रही है, और बिल्कुल बेसिक्स से। तो अकाउंट्स में अगर आपका कोई भी दोस्त है और आप 10वीं के बाद परस्यू कराना चाह रहे हैं अपने भाई या बहन को करियर, तो एक बार उन अकाउंट्स की वीडियोस को दिखाइए, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि अकाउंट्स क्या है, और फिर आपका खुद का मन करेगा कि मैं कॉमर्स ले लेता हूं। लेकिन आप तो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए। अपने छोटे भाई बहन या अपने किसी भी रिलेटिव को कॉमर्स दिलाइए, अकाउंट्स दिलाइए, और वीडियोस को दिखाइए, उसका खुद का मन करेगा। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स।